हेलो डियर लर्नर्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है पाथफाइंडर सीरीज में, जहाँ पर हम लोग पाथफाइंडर सीरीज के माध्यम से कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इवन इसमें कम है। अगर हम इस बुक की बात करें तो हर एक एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो एक सैंपल हैं कि जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आप उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को मेक श्योर कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो। उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं, आगे उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नाउन पर ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, नाउन के जो 30 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लिया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक जो है वो प्रोनाउन है, और इस पर बेस्ड जो स्पॉटिंग एरर हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उन पर डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन के बारे में बस एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अगर आप CDS के प्रोस्पेक्टिव से या NDA के प्रोस्पेक्टिव से प्रोनाउन को कवर करते हैं तो प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं उनको थारोली कवर कर लीजिए। पूरे के पूरे आपके जो लॉजिक हैं, पॉइंट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो होपफुली सारी की सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 बाय 1 लेकर के चलने वाला हूँ सारे के सारे। ये आपके क्रॉप सेक्शन है बुक से, आप देख लीजिए। इस तरीके से बुक में आपको क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में हैं। यहाँ पर मैं स्लाइड के माध्यम से बताने वाला हूँ। थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा डिकोड करने में थोड़ा सा आसानी रहती है PPT फॉर्म में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और जहाँ पर आपको प्रोनाउन दिखाई दे वहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है ये प्रोनाउन क्यों है, इसके पीछे का मोटिव क्या है। और इस सेशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, उनके भी आपको आंसर्स करने हैं। क्या कह रहा है? द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द ग्लास। कह रहा मास्टर नहीं जानता था किसने ग्लास को क्या किया है, ब्रोक किया है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिएगा हु लिखा है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है सर, विच। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज विच। विच क्या है सर? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड इसके दो फंक्शन है बेसिकली। यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो सर विच का जो यूज करते हैं वो सिलेक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलेक्शन के केस में आप लिविंग या नॉन लिविंग किसी की भी बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिविंग या नॉन लिविंग में से किसी के साथ लगाइए, किसी के साथ कोई भी लगाइए, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर सिलेक्शन इज गिवन देन वी यूज विच। क्लियर? नॉट हु, नॉट हुम, नॉट हुज। क्लियर? तो यहाँ पर दैट इज वाई वी रिप्लेसेस हु विथ विच। क्लियर? तो विच ऑफ द सर्वेंट इज आर करेक्ट आंसर। होपफुली पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन, नाउ मूव टू सेकंड वन। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अब देखिए, एक तो आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी है कि डूअर कैसा, सब्जेक्ट कैसा है, वैसी वर्ब होगी, वैसा पजेसिव होगा। ये बात आप जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, पजेसिव, ये इंग्लिश की अपनी खुद की फैमिली है। और इसमें आप देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड ये पजेसिव है। तीनों में कोरेंट रिलेशन मेंटेन करना है कि सभी एक फॉर्म में होने चाहिए। अगर एक सिंगुलर है तो सारे सिंगुलर। तो द रूलिंग पार्टी स्टूड से नहीं पता चल पा रहा है बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो रूलिंग पार्टी है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल एंड वॉज रेडी। सर यहाँ से क्लियर हो रहा है ये वॉज किसके लिए यूज किया है सर? रूलिंग पार्टी के लिए। रूलिंग पार्टी जो इम्प्लीमेंटेशन, बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टूड है और रेडी है। और किस चीज़ के लिए रेडी है? कह रहा है सर वॉज स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर? और ये देयर किसके लिए यूज कर रहे हैं सर? ये भी रूलिंग पार्टी के लिए। रूलिंग पार्टी के स्वयं, रूलिंग पार्टी अपने स्वयं के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की बात कर रही है। सर एक बात यहाँ पर देखिए, रूलिंग पार्टी सिंगुलर हो गया, और ये बात कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर? ये वॉज से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो रूलिंग पार्टी सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, तो सर देयर कैसे प्लूरल हो गया? यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे सर? इट्स। जहाँ पर हम डिसाइड न कर पाए, वेन एवर वी are unable to decide the gender we use the pronoun it। वहाँ पर pronoun it का यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। now move to question number 3rd। wherever they go the Indians easily adopt to local circumstances। clear?
जहाँ कहीं भी हम इंडियंस जाते हैं, हम वहाँ के लोकल सर्कमस्टांसेस, जो लोकल परिस्थितियाँ होती हैं, उनके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तो आपको इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेन एवर एनी वर्ब इज गिवन, वेन एवर डूअर इज गिवन एंड वेन एवर रिसीवर इज गिवन, क्लियर, फॉर एनी एक्शन बोथ आर सेम, ये दोनों के दोनों सेम है। यदि किसी एक्शन के लिए डूअर एंड रिसीवर आर द सेम, ठीक है, जैसे कहा जाए कि मैंने अपने आप को बदल लिया है, तो बदलने वाला मैं और जो बदला है वो भी मैं हूँ, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पर्सन एक ही हैं। तो अगर ऐसा कभी केस आता है तो रिसीवर की जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लिखे जाते हैं? डियर ऑब्जेक्ट की जगह लिखे जाते हैं। ये छोटे छोटे लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। वेन एवर दे गो द इंडियंस, इंडियंस सब्जेक्ट है, अडॉप्ट करने का मतलब होता है ढाल लेना। मैंने इसमें पूरी स्टोरी बताई थी आपको कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। वो पूरी स्टोरी हम लोगों ने अच्छे से कवर की है। अगर आपने परमार एकेडमी ऐप पर आप इनरोल होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, या प्रोनाउंसिएशन जब यूट्यूब पर हुआ था तब आपने देखा होगा। तो वहाँ पर अडॉप्ट वर्ब के बारे में डिस्कस किए थे। द कैमल अडॉप्ट इटसेल्फ टू द क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट, ऊँट ने रेगिस्तान की जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। कौन ढलने वाला? कैमल है। किसको ढाला? खुद को ढाला, मतलब खुद को अडॉप्ट कर लिया। क्लियर है? तो यहाँ पर भी उसी तरीके से इंडियंस अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियन सब्जेक्ट है, और अडॉप्ट किसको कर रहे हैं? किसको एक्लिमेटाइज कर रहे हैं? सर खुद को कर रहे हैं। तो इंडियन अडॉप्ट, और चूंकि रिफ्लेक्सिव है तो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, तो दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देमसेल्व्स। अब इंडियंस है, प्लूरल है, प्लूरल है तो सर दे लगाएंगे, और दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? देमसेल्व्स जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम वंस फ्रेंड्स एज वेल एज क्रिटिक्स एज डॉक्टर नील डिड फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। सर ये क्वेश्चन बहुत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। इसके थोड़ा सा डिकोड करते हैं चीज़ों को, कैसे डिकोड करें। देखो, पहले तो ये देख लीजिए कि अगर आप कहीं पर वन या बडी वाला वर्ड आप डिस्कस करते हैं, सर इससे टोटल 8 वर्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे वर्ड बनते हैं? सम है, सर एनी है, सर नो है, सर एवरी है। तो ये हमारे कुछ वर्ड बनते हैं, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन। देयर आर 8 वर्ड्स जिनका हम यहाँ से फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनको बोलते हैं सनम बेवफा प्रोनाउन। क्लियर? आप क्यों कहते हैं? क्योंकि रीजन इज दैट कि देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन बिहेव जो दे बिहेव जो लाइक सिंगुलर, तो फिर इनको ही मान करके चलना है आपको। तो आप नॉर्मली दो बातें ध्यान रख सकते हैं जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि सर इनसे रिलेटेड वर्ड का क्यूटी बनाना हो, क्वेश्चन टैग बनाना हो, तो सर दे मान लीजिए, दे अज्यूम कर लीजिए, और अगर आपको नॉर्मली लेकर के चलना है तो आप ही मान लीजिए। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि सर आपने ही क्यों बताया, सी क्यों नहीं लिया है? तो यहाँ पर आप सी ले लीजिए, तो ही ले लीजिए या फिर से ले लीजिए। इसमें डबल टिक है, इसमें सिंगल टिक है। ही का मतलब ज़्यादा मतलब अब प्योरिटी की बात आएगी तो फिर आप ही के साथ जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है एनी वन, यहाँ पर कह रहा है एनी वन टू रिस्पेक्ट फ्रॉम वंस नहीं आएगा सर, यहाँ पर क्या आएगा? ही जाएगा। और ये वंस कब यूज करते हैं? जब सर सिंगल्स मतलब वन केवल दिया हो, वेन एवर वन सब्जेक्ट दिया हो, तब इसके अकॉर्डिंग हम वंस लगाते हैं। एवरी वन दे रहा है, समवन दे रहा है, ठीक है, नो वन दे रहा है, तो फिर वंस के साथ ना जाए, फिर हिज या हर के साथ जाए। हिज ज़्यादा अप्रोप्रिएट है हर के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? 5 ये फिर से देख लीजिए आप, क्रॉप सेक्शन है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसा नहीं कि मैं दूसरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, पाथ फाइंडर के नहीं करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, टैली कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। आइए नेक्स्ट, महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। क्या कहा महात्मा गांधी ने? क्या सिखाया? दैट वन शुड, अब सिंगल वन आ जाए, ये डिफरेंस ज़्यादातर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है। इस बात के लिए ध्यान रखिएगा कि सर अगर वन मिलता है तो पूरे केसेस वन के ही चलेंगे, वन सब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, वन पॉजेसिव, क्लियर, और वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव।
लेकिन अगर आप वन ऑब्लिक बडी वाला वर्ड ले रहे हैं, वन ऑब्लिक बडी का मतलब ऐसे वर्ड जो वन ऑब्लिक बडी से फॉर्म होते हैं, जो एट वर्ड अभी डिस्कस किए थे, तो सर उसके साथ ही वाले केसेस चलते हैं, अभी डिस्कस करके आए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है वन शुड रिस्पेक्ट, व्यक्ति को, इंसान को, पर्सन को रिस्पेक्ट करना चाहिए रिलीजन्स का, ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन नहीं होगा, वंस ओन होगा। जितना वो अपने धर्म का सम्मान करता है इतना ही उसे दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा गांधी जी हमें सिखाते हैं। अब सर यहीं पर अगर एवरीवन लिख दिया जाता, एवरीवन इज गिवन, देन हम क्या करते हैं, ये हिच करेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, तुम्हें, मुझे और उसे इस प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहिए। सर यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि 2 3 1 होता है एंड सर 1 2 3 होता है। 1 2 3 जब गिल्टी, क्राइम, इनकी बात करें, आपने अच्छे से इस बात को पढ़ रखा है। और जब आप एक जर्नल या पॉजिटिव बात बता रहे होते हैं वहाँ पर ये यूज कर रहे होते हैं। एक तीसरा स्ट्रक्चर और आता है डियर, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3 आता है जब दिए गए ऑल दी प्रोनाउंस आर प्लूरल, जब सभी के सभी जो प्रोनाउन दिए गए हैं वो प्लूरल हैं। लास्ट वाले को पहले मैं फिर से डिकोड कर देता हूँ। सर वी दिया है, यू दिया है और दे दिया है। तीनों प्रोनाउन प्लूरल तभी होंगे जब फर्स्ट में वी होगा, सेकंड में यू होगा एंड थर्ड में दे होगा। तो ये बातें आपको, 3 बातें ध्यान रखनी है। कह रहा है तुम्हें ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर, हम सबको इस प्रॉब्लम को मिल करके मैनेज करना है। सर ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर होगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। क्लियर? नाउ मूव टू 7 1, वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इज इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। वैसे तो एक बेसिक बात बता देता हूँ मैं आपको कि बी फॉर्म कहीं पर भी अगर आपको मिले, बी फॉर्म के साथ आप क्या करते हैं, बी फॉर्म अगर मिले उसके बाद आपको सब्जेक्टिव केस लगाना होता है, सब्जेक्टिव केस। क्लियर? बी फॉर्म मीन्स एज एम आर वॉज वर। क्लियर? लेकिन ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट देगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे ये लिख रहा है वॉज दे रहा है तो वॉज के साथ सर यहाँ पर ही, हिम नहीं ही आना चाहिए। और इस बात को और अगर जस्टिफाई करना चाह रहे हो तो सर आगे ये हु लिखा है, हु रिलेटिव ये प्रोनाउन है, सर किसका है, सब्जेक्टिव केस, तो इसको वैसे भी सब्जेक्ट की ही नीड होगी। तो इस तरीके से भी आप इसको डिकोड कर सकते हो। तो वॉज इट हिम नहीं होगा, वॉज इट ही होगा। नाउ अप टू एट, अब फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके, एज सुन एज ही सा हिज मदर ही रैन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं जहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता है, बिकॉज इन क्वेश्चंस में आपको अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे ये है कि जैसे उसने अपनी माँ को देखा, ही रैन टू हर, वो उसकी ओर दौड़ा, एंड एम्ब्रेस्ड और गले से लगा लिया। किसको गले से लगाया भाई, ये बात तो इसने डिसाइड ही नहीं की, तो यहाँ पर होना चाहिए हर। तो इस तरीके क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन का। क्लियर? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये सेंटेंस फुलफिल है या नहीं है, तो ये आपको चेक करना रहेगा। और ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ ओनली केवल और केवल प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। सर ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको एक यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सर अगर कहीं पर जीरंड दिया गया है, क्या दिया गया है, जीरंड। क्लियर? जीरंड मीन्स बोले तो आईएनजी वर्ड क्या होता है सर, नाउन की तरह बिहेव करता है, उसी को हम जीरंड बोल देते हैं। और जीरंड से पहले हम प्रोनाउन का कौन सा केस लगाते हैं सर, पजेसिव केस लगाते हैं। अगर पोजीशन बता रहा है तो पजेसिव केस लगाए। जैसे ये कह रहा है ड्यू टू मी बीइंग, बीइंग यहाँ पर जीरंड है और जीरंड से पहले इसने मी लगा रखा है जो कि रॉन्ग है। सर यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा माई। ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। होपफुली क्लियर हो गई होगी बात। तो जीरंड से पहले, इस बात को फिर से क्लियर कर लीजिएगा, जीरंड से पहले प्रोनाउन का कौन सा केस आता है सर, पजेसिव केस आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान से करिएगा, आप इत्मीनान से सोच करके आंसर करिएगा। हो सकता है जो आप आंसर कर रहे हो वो रॉन्ग हो। मैंने कहा एक स्टेटमेंट ये दिया गया है, प्लीज़ एक्सक्यूज, वो जो गट फीलिंग वाली बात है ना, वो लोग सतर्क रहें। प्लीज़ एक्सक्यूज मी कमिंग लेट टू द क्लास, कमिंग लेट टू द क्लास, कमिंग लेट टू द क्लास। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है डियर।
ठीक है, आप चेक करिएगा और आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। ऑडियंस सर कैसा है, ये प्लूरल है, और ये बात हमें कैसे पता चली सर, आर से पता चली। जब सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, देन पजेसिव विल आल्सो बी प्लूरल, सो दैट इज व्हाई वी यूज देयर इन प्लेस ऑफ इट्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक कहीं कोई डाउट नहीं है, आइए चलते हैं। अ साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेज एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड। एक जो साइंटिस्ट है क्या कहना चाह रहा है, कह रहा मस्ट फॉलो, उसको फॉलो करना चाहिए, हिज हंचेज एंड हिज डाटा। अच्छा, डाटा वर्ड जो होता है वो प्लूरल होता है, डाटम सिंगुलर होता है, हालांकि ये वर्ड भी ऑब्सोलीट हो गया है अब। डाटम सिंगुलर है, डाटा प्लूरल है, इराटम सिंगुलर है, इराटा प्लूरल है, हालांकि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे आर्केइक होते जा रहे हैं। तो वैसे भी आप समझ लीजिए एंड से दो चीज़ें जब कनेक्ट करेंगे तो वैसे भी प्लूरल हो जाएगा। तो वेन एवर इट मे लीड रॉन्ग हो गया, चूंकि ये हंचेज और हिज डाटा की बात कर रहा है, तो इस वेस्ट पर हम क्या करेंगे, डियर यहाँ देकर यूज करेंगे, दे मे लीड। क्वेश्चन नंबर 12, आइए। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन द मेन रोड। क्लियर, मोर देन ऑन द मेन रोड। अब ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे कंपैरिजन बैलेंस्ड है या नहीं है। जब आप प्रोनाउन पढ़ते हैं, जब आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं, तो दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, वो है कंपैरिजन, है ना। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड, इस रोड पर जो व्हीकल्स चल रहे हैं, और कह रहा है इज मोर देन, वो कहीं ज़्यादा है, ऑन द मेन रोड, मेन रोड से ज़्यादा है, नहीं मेन रोड पर चलने वाले व्हीकल से ज़्यादा हैं, ये कहना चाह रहा है। तो सर यहाँ पर देखिए ये बात तो क्लियर है कि देखिए एक तो देखिएगा ये ऑन दिस रोड और ऑन द मेन रोड, ये बैलेंस्ड है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो लिख रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये जो टर्म है, और यहाँ पर ये मिसिंग है, ऑन के बाद ये मिसिंग है, ये वाला टर्म मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले रखिएगा, ठीक है, और ये मिसिंग है यहाँ पर। वैसे एक्चुअल सेंटेंस ये होना चाहिए द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द मेन रोड, प्लेइंग ऑन द मेन रोड, ये आपका करेक्ट कंपैरिजन होगा। लेकिन नाउन रिपीट होगा, नाउन क्या रिपीट होगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स। और नाउन जब जब रिपीट होता है हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो सर इसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे, अब आप लगाएंगे दे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, द नंबर आपके बारे में आपको डिटेल में समझाया हुआ है। सर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो प्रोनाउन क्या लगाइए आप, दैट। एक बात और कि आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट दैट ऑफ लगाएंगे। सर इसने प्रीपोजिशन ऑन दिया है, तो आप ऑन के साथ प्रोसीड करिए ना, ऑफ को क्यों रट करके रखते हैं कि नहीं दैट ऑफ ही आएगा। तो ये करेक्ट आंसर आएगा आपका दैट ऑन द मेन रोड। नेक्स्ट, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। ये सर मैंने आपको कहाँ पर डिस्कस किया है इस चीज़ के बारे में, एडजेक्टिव में डिस्कस किया है, जब मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ा रहा था, नॉन फाइनाइट वर्ब में डिस्कस किया है, ठीक, दो जगह डिस्कस किया। कह रहा बीइंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का अगर पार्टिसिपल सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बीइंग से स्टार्ट कर लीजिए। लेकिन अगर बीइंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पार्टिसिपल करेक्ट नहीं है तो फिर आप बीइंग के पहले सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये सर कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो बात लिखी है, डेस्टिट्यूट कौन है, डेस्टिट्यूट मीन्स निर्धन होता है, गरीब होता है, और ये कौन है डेस्टिट्यूट, जरा चेक करिएगा। आई एडमिटेड हिम, मैंने उससे एडमिट किया, एन ओल्ड पीपल्स होम, है ना, तो किसको एडमिट किया, डेस्टिट्यूट कौन है, वो सर हिम है। और ये जो आप पार्टिसिपल लिख रहे हैं, इसके लिए अगला सब्जेक्ट यहीं पर होना चाहिए, तब आपका पार्टिसिपल करेक्ट होता। जैसे कहा जाए बीइंग अ डेस्टिट्यूट ही वॉज एडमिटेड, है ना, ऐसे लिखा होता तो करेक्ट होता। लेकिन इस केस में ये पार्टिसिपल इनकरेक्ट है, तो इससे पहले आप सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट कौन लगाएंगे, किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। डेस्टिट्यूट कौन है, डेस्टिट्यूट ही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। सर एक क्वेश्चन मैं यहीं पर दे रहा हूँ आपको, आप इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने कहा बीइंग अ रेनी डे, being a rainy day, comma, we could not go out, we could not go out, we could not go out, being a rainy day we could not go out। क्लियर, 14 में आते हैं। वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट। सर इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की
नीड नहीं है। वन के अकॉर्डिंग उसका पॉजेसिव केस क्या आएगा डियर, वंस आएगा। वंस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज। तुम किससे किससे मिलना चाह रहे हो, किसे देखना चाह रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ। सर ये हु और हुम वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई थी, एक बार फिर से मैं डिकोड करता हूँ। देखो, अगर सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा है और यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, देयर इज नो नीड ऑफ सब्जेक्ट। इस क्लॉज की ये जो क्लॉज है इसका सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, इसके भी सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है। तो सर यहाँ पर हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा, चूंकि सब्जेक्ट की नीड है नहीं। अब यहाँ पर अगर केवल एस वी लिख दिया जाए और अगले वाले में केवल वी हो, एस मिसिंग हो, तो इसका इट मीन्स सब्जेक्ट की नीड है। तो मैंने कहा क्लॉज चेक करके आप देखिए, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है आपका हु और हुम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मे वर्ब हो गई, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, तो इसका सब्जेक्ट और इसकी वर्ब सर है। यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, सर इसका भी सब्जेक्ट वर्ब है। इट मीन्स यहाँ सब्जेक्ट की नीड नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड है। ऑब्जेक्ट की नीड है तो सर हुम के साथ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आते हैं हम 15 के बाद 16। आर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा एकमात्र ऐसा कंट्री है जो बोस्ट कर सकता है कि हमारे यहाँ यूनिटी में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यूँ कहें। तो यहाँ पर सर आर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज करते हो, तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा। आर्स मीन्स आर कंट्री है ना, आर मीन्स आर्स मीन्स आर कंट्री। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डियर आपका क्या होगा, दैट विल बी एंजॉयड हिमसेल्फ। और ये एंजॉय के साथ आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तभी आप रिफ्लेक्सिव लगाइएगा, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर रिफ्लेक्सिव के साथ मत जाइएगा। तो यहाँ पर आएगा लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दीज चीट्स आ लेसन। और यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए डियर क्या बनने वाला है। करेक्ट आंसर की बात करें तो वर बी फॉर्म है, एंड बी फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं सर, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सर सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आप कुछ बातें यहाँ पर मेमोराइज रख सकते हैं। एक ये है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एज के बाद सब्जेक्टिव केस, बी फॉर्म के बाद सब्जेक्टिव केस। ये आपको 5-6 बातें ध्यान रखनी है, जगह जगह यूज होंगी। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन बढ़िया सा देता हूँ आपको। मैंने कहा all but C appeared in the examination। ये आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बट क्या है, कैसे फंक्शन कर रहा है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन गया इस टाइप का। नेक्स्ट, दोज सॉर्ट ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। सर दोज कैसा है, दीज एंड दोज प्लूरल है, और प्लूरल है तो इनके साथ लिखा गया नाउन शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल। क्लियर। तो ये आपको पॉइंट बताया भी था कि अगर आप ये नाउन पे भी डिस्कशन कर रखा है हम लोगों ने कि दिस दैट के बाद अगर टाइप, पार्ट, सॉर्ट ये सारे वर्ड मिलते हैं तो सिंगुलर होते हैं, दीज दोज के बाद यही मिलते हैं तो ये सारे प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट 20 दो सॉर्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। सर एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, ये आप मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट है, मेजर डाउट है, और इसमें गलतियां होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो सर अगर सिंपल वन मिल जाए, ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, सर एवरीवन मिल गया, सर एवरीवन मिल गया, ईच वन मिल गया, कुछ भी लिख लीजिए सर, इसके बाद वन ऑफ मिल गया, तो सर ये 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, पहले इसके लिए मेक श्योर हो जाइए। अब दूसरी बात, सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें केसेस वन वाले ही चलने वाले हैं, वंस, वन सेल्फ सारे। अच्छा एवरीवन वाले में डिस्कस कर रखे हैं सर, ही के अकॉर्डिंग केसेस चलेंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पीछे, ठीक है। और इसी तरीके से बात करें वन ऑफ में दोनों हो सकते हैं, वन ऑफ में सर ही भी हो सकता है एंड दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ही, सी, इट, तीनों में कोई भी हो सकता है। ये डिफाइन करेगा किसकी हम बात कर रहे हैं। सिंगुलर है तो सर ये लेंगे,
और प्लूरल है तो फिर दे के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो वन ऑफ देम कह रहा है फॉरगॉट टू टेक देयर बैग नहीं आएगा, वन ऑफ के अकॉर्डिंग। वन ऑफ स्टार्टिंग में आता है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ब भी सिंगुलर एंड पॉजेसिव विल आल्सो बी सिंगुलर। तो यहाँ पर चूंकि वर्ब ही आप सिंगुलर, लेकिन यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, तो कैसे डिसाइड करोगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि सेकंड फॉर्म में तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे। तो वन ऑफ देम यहाँ पर आएगा सर हिज बैग। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 22, सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिविल सर्वेंट शुड एक्विट एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, एक्विट एक ऐसी वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव यूज होना चाहिए, तो आप रिफ्लेक्सिव यूज करिए यहाँ पर। सिविल सर्वेंट एक्विट देमसेल्व्स, सिविल सर्वेंट एक्विट देमसेल्व्स। क्लियर। तो एक्विट करने का मतलब छोड़ देना होता है। ये कुछ वर्ब हैं जैसे एक्विट है, रिजाइन है, और इसी तरीके अप्लाई है, इंट्रोड्यूस है, प्रोस्ट्रेट है, और मैंने आपको स्टोरी बताई होंगी वहाँ पर। आइए नेक्स्ट, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। पहली बात तो ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एक फ्रेज है, इन द लॉन्ग रन। इस मीन्स होता है एट लास्ट, अल्टीमेटली, आखिरी में। अवेल ये क्या है, अवेल ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव का सब्जेक्ट क्या होता है, डियर यू होता है। कह रहा है अवेल योर चांस दैट कम्स योर वे, तुम्हारे रास्ते में जो अवसर आ रहे हैं उनका लाभ उठाओ, अवेल करो। अब एक बात समझिए, इसका सब्जेक्ट यू है और बाय डिफॉल्ट इसका ऑब्जेक्ट भी यू है। कह रहे आगे यहाँ से डिसाइड हो रहा है योर वे, जो भी तुम्हारे रास्ते पर आ रहे हैं, है ना। तो इसका डूअर एंड रिसीवर बोथ आर सेम, दोनों सेम हो गए। तो सर यहाँ पर अवेल योर सेल्फ आ जाएगा, अवेल योर सेल्फ। अब ये यू लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। तो अवेल योर सेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। सर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप बताइएगा। इंट्रोड्यूस यू बिफोर द एग्जामिनर। सर इसका आंसर करके बताइएगा आपको क्या करेक्ट आंसर लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब तक का। नेक्स्ट, लेट के बाद यूज होने वाला जो टर्म है वो आपका कैसा होना चाहिए, सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो लेट के बाद आपने क्या लिखा हुआ है, सर लेट राज एंड सी नहीं आएगा सर, हर आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के राज है, और इसके बाद एंड से बैलेंस करोगे तो राज के बाद हर, सी को भी चेंज करना पड़ेगा तो हर आ जाएगा। नेक्स्ट 25, इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट। सर ये ईच ऑफ लगा रहा है, देखिए इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं। जब आप ईच ऑफ ये टर्म लगाते हैं, जैसे आपने ईच ऑफ लिखा है, जैसे सर आपने आइदर ऑफ लिखा है, आइदर ऑफ, जैसे सर आपने नाइदर ऑफ लिखा है, नाइदर ऑफ मेंशन कर रखा है। तो इनके साथ वर्ब कैसे यूज करते हैं, सर वर्ब सिंगुलर होती है एंड पॉजेसिव विल आल्सो बी सिंगुलर। पॉजेसिव भी कैसा होता है सर, सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट, देयर नहीं आएगा, डियर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, डू यू नो whom all the inside the room, whom all are inside the room, क्या तुम जानते हो रूम में कौन से लोग अंदर हैं। तो डू यू नो ये तो करेक्ट है सर, whom all नहीं आएगा। और वैसे भी आगे देखिए वर्ब है, ये क्लॉज कंप्लीट है सर, इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब गिवन है। इसमें केवल वर्ब गिवन है सर, इसका सब्जेक्ट नहीं गिवन है। दैट इज वाई हम हु के साथ जाएंगे, हु ऑल आर इनसाइड द रूम। they that run after fame and money are likely to be disappointed। ऐसे लोग जो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें डियर तो अच्छा क्वेश्चन है, इस कैटेगरी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के पास जस्टिफिकेशन नहीं होता है। वो इस बात को ऐसे समझा देंगे, देखो रिमूव करके दोज कर लीजिए, दैट्स इट। लेकिन इसके पीछे का जो मेन मोटिव है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। कह रहा ऐसे लोग जो मनी और फेम के पीछे भागते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं। सर अगर दे लिख रहे हैं तो दे किस पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का। इसका मतलब ये बात केवल थर्ड पर्सन पर लागू होती है, ये हम आप पर लागू नहीं होते, हम आप पर अप्लाई नहीं होती। हम आप लोग अगर फेम और मनी के पीछे भागेंगे तो मतलब मतलब इसमें हमारे लिए मतलब हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बाकी थर्ड पर्सन ही उसके पीछे रन करेगा, वही डिसअपॉइंट होगा। तो ये बात बिल्कुल भी इनवैलिड हो जाएगी,
अनडिस्क्राइबेबल हो जाएगी, ये कैसे कह लीजिए आप, हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, इसलिए हम एक ऐसा प्रोनाउन यहाँ पर पुट करते हैं जो सभी चीज़ों को डिफाइन कर सके। तो हमने यहाँ पर दोज लिखा है, और दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये सभी को डिस्क्राइब कर सकता है, चाहे उसमें फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, और चाहे थर्ड पर्सन हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन है, ज़रा इसके बारे में आप बताइएगा क्या। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। मैंने कहा दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस, दे हु लिव इन ग्लास हाउसेस, लिव इन ग्लास हाउसेस, ग्लास हाउसेस, ग्लास हाउसेस should not throw stones at others, should not throw stones, should not throw stones at others, stones at others। जो लोग कांच से बने हुए घरों में रहते हैं उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वन शुड टेक केयर वंस बिलोंगिंग्स हिमसेल्फ। सर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन सेल्फ आ जाएगा। वन है सर, करेक्ट है, वन का पॉजेसिव वंस है और रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, पाथफाइंडर में क्वेश्चन कम है। ये जो पॉइंट है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, जहाँ पर हम बात करते हैं आरपी की, रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन कभी वर्ब डिफाइन नहीं कर सकती है, टोटली डिपेंड करता है कि जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, वही डिसाइड करेगा। जैसे यहाँ पर गॉड हेल्प्स, गॉड सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब है। सर करेक्ट है, गॉड सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने ऐसे कर लिया। यहाँ पर जो हु है इसका एंटीसीडेंट कौन है, दोज है, ये आपका इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। तो सर यही डिसाइड करेगा ये एंटीसीडेंट कि आगे हेल्प्स आएगा या हेल्प आएगा। और ये जो दोज है, दोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्प। तो एक बात आपको यहाँ से क्लियर करनी है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया हो, सर आरपी दिया गया हो और आगे वर्ब हो, तो ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं डिसाइड करेगा, ये एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। एंड एंटीसीडेंट क्या होता है, वो टर्म जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं और उसके बाद वर्ब भी यूज कर रहे हैं, तो वो एंटीसीडेंट ही डिसाइड कर पाएगा। तो ये जो वर्ब है ना, ये इसके पास आई तो इससे पूछा, लेकिन इसने मना कर दिया, भाई मेरे पास कैपेसिटी नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ये फिर किसके पास है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, जैसे यहाँ पर दो जो लिखा है सर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोनाउन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ही एंड हर वेंट टू द पार्टी इन द होटल। ही एंड हर, सर ये वेंट जो है ये वर्ब है और इसके पहले आप लिख रहे हैं तो सर ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी। तो ही एंड सी वेंट टू द पार्टी इन द होटल। क्लियर। तो होपफुली मैंने जो 4 क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है वो भी आप कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप कर दीजिएगा, उस पर भी मैं अलग से उस पॉइंट पर स्पेसिफिकली 10 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्क्राइब करके अलग से बता दूंगा। फिलहाल अब हम लेते हैं विदा, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे प्रोबेबली वर्ब के साथ, है ना। तो बहुत जल्दी से इसको हम लोग फिनिश करते हैं ताकि आपका तेज़ी से रिवीजन हो जाए। चलिए बाकी मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।